वेलकम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर होने जा रहा है। आज का हमारा टॉपिक हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में द एज ऑफ जोफ्री चौसर है। द एज ऑफ जोफ्री चौसर इज वेरी इंपॉर्टेंट एज ऑल ऑफ यू मस्ट नो द इम्पोर्टेंस ऑफ जोफ्री चौसर। जोफ्री चौसर को द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री कहा जाता है। जोफ्री चौसर को द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहा जाता है। तो जोफ्री चौसर की इंपॉर्टेंस हम सभी को पता है। वन थिंग, एक चीज मैं आप लोगों से कहना चाह रहा था कि बहुत सारे कमेंट्स बहुत सारे स्टूडेंट्स के मिल रहे हैं, तो दे हैव गिवन क्वाइट अ फ्यू सजेशंस। कई सुझाव उन्होंने दिए हैं, तो सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। आपको वीडियो कैसे लग रही है आप जरूर लिखें। So let's start today's lecture about the age of Geoffrey Chaucer. First of all, I like to tell you that I have divided the lecture in three parts. The first part we will have a discussion regarding the life of Geoffrey Chaucer. In the second part we will discuss regarding the major events of the age of Geoffrey Chaucer, and in the third part we will discuss the works of Geoffrey Chaucer. Okay, so let's start with the first part. The first part is the life of Geoffrey Chaucer. Geoffrey Chaucer was born in 1343 in the Winter Street in London Wall City. जोफ्री चौसर का जन्म 1343 में विंट्री स्ट्रीट जो लंदन में है वहां पे हुआ था, जो एक वाइन सेलर्स की स्ट्रीट है जहां पे शराब बेचने वाले जो लोग हैं वही रहते थे। और जो जोफ्री चौसर के फादर थे, ही वाज आल्सो ए प्रॉस्परस वाइन मर्चेंट, वो एक समृद्ध शराब के विक्रेता थे। एंड ही वाज अ परवेयर टू द किंग एडवर्ड थर्ड, यानी किंग एडवर्ड थर्ड के सप्लायर और उनके जो केयरटेकर थे वो भी वही थे। एंड देयरफॉर ही वाज एबल टू ब्रिंग हिज सन टू रॉयल नोटिस। चौसर्स बॉयहुड वाज स्पेंट इन लंदन ऑन टेम्स स्ट्रीट नियर द रिवर। उनका बॉयहुड जो है वो टेम्स स्ट्रीट जो रिवर है टेम्स उसके पास में है, वहां पे बीता है। एट द एज ऑफ 17 चौसर वाज मेड पेज टू द प्रिंसेस एलिजाबेथ, काउंटेस ऑफ एलेस्टर एंड वाइफ ऑफ लायनल एडवर्ड थर्ड सन। 17 साल की उम्र में ही चौसर जो हैं उन्हें प्रिंसेस एलिजाबेथ का और पेज यानी उनकी सेवा में उन्हें रख लिया गया था, जो कि एक काउंटेस थी एलेस्टर की और लायनल की वाइफ थी। लायनल जो एडवर्ड थर्ड के थर्ड सन थे। एट द एज ऑफ 19 in 1359 he accompanied Lionel the Duke of Clarence on military campaign to Reims, France। फ्रांस में रेम्स नाम की जगह पे और मिलिट्री कैंपेन में उन्हें ले जाया गया था 19 साल की उम्र में। एंड देयर ही वाज टेकन प्रिजनर, वहां पे उन्हें कैद कर लिया गया था। चौसर की जो वैल्यू है उसे हम इस चीज से जान सकते हैं कि रॉयल फैमिली में उनकी कितनी वैल्यू थी। वी कैन ascertain फ्रॉम द फैक्ट दैट इंग्लिश किंग एडवर्ड थर्ड पेड a ransom of 16 pounds for his release। उनकी रिलीज के लिए रैंसम दी गई थी। रैंसम आप लोग जानते हैं, किसी प्रिजनर को रिलीज करवाने के लिए जो दिया जाता है उसे रैंसम कहा जाता है। तो आफ्टर दैट, आफ्टर रिटर्निंग टू इंग्लैंड, ही बिकेम स्क्वायर ऑफ द रॉयल हाउसहोल्ड, The personal attendant and confidant of the king। वहां पे बाद में वो राजा के और करीब आए और राजा के विश्वास पात्र बाद में वो बन गए। And during this period he married a maid of honor to the queen। जो रानी की मेड थी एक फिलिपा रॉयट जिनका नाम था, उनसे उन्होंने शादी कर ली। और वो सिस्टर थी जॉन ऑफ गॉन्ट, जो कि एडवर्ड थर्ड के बेटे थे, उनकी वाइफ की वो सिस्टर थी। तो इस तरह से जॉन ऑफ गॉन्ट जो है, जॉन ऑफ गॉन्ट पैटर्न थे जोफ्री चौसर के, और जोफ्री चौसर के संरक्षक थे
जोफ्री चौसर के अच्छे मित्र भी थे। तो जॉन ऑफ गॉन्ट की वाइफ की सिस्टर फिलिपा रॉयट से उन्होंने शादी की। जॉन ऑफ गॉन्ट जो हैं वो एडवर्ड थर्ड के बेटे थे, और इसके अलावा उनकी डोमेस्टिक लाइफ के बारे में हमें ज्यादा नहीं पता है। वी नो दैट ही हैड 2 डॉटर्स एंड 2 सन्स, उनके 2 बेटे और 2 बेटियां थी। तो ये कुछ एक बातें हमें जोफ्री चौसर के बारे में हमने देखी। जॉन ऑफ गॉन्ट की जो बात हम कर रहे थे, जॉन ऑफ गॉन्ट जो हैं वो जोफ्री चौसर के पैट्रन थे, एडवर्ड थर्ड के बेटे थे, और वो बहुत ही क्लोजली रिलेटेड थे, जोफ्री चौसर एंड जॉन ऑफ गॉन्ट। तो जॉन ऑफ गॉन्ट जो हैं उनकी जो पार्टी है उससे एडहियर करते थे चौसर, यानी लगातार वो उन्हीं के साथ बने रहे। और विद द फॉर्चून ऑफ जॉन ऑफ गॉन्ट रोज एंड फॉल द फॉर्चून्स ऑफ चौसर एज वेल, यानी उनके साथ ही उनका भाग्य जो है वो जुड़ा हुआ था। एट द ओवरथ्रोन ऑफ जॉन ऑफ गॉन्ट ही लॉस्ट ऑल हिज ऑफिसेज इन 1385, 1385 में जब बेनिश कर दिया गया था जॉन ऑफ गॉन्ट को कोर्ट से, तो उस समय पे उसका प्रभाव चौसर पे भी पड़ा, क्योंकि चौसर और जॉन ऑफ गॉन्ट जो है वो एक ही दल के थे, एक ही पार्टी के थे। तो जॉन ऑफ गॉन्ट को जब बैनिश किया गया तो चौसर जो है वो भी एक तरह से बैनिश हो गए, और उन पे इसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। चौसर लॉस्ट ऑल हिज पावर, चौसर की जितनी भी शक्तियां थी वो उनसे छिन गई। तो आफ्टर लूजिंग हिज पावर चौसर रिटायर्ड टू ए हाउस इन कैंट। अपनी शक्तियां खोने के बाद चौसर जो है वो कैंट में एक घर में रहने के लिए चले गए। बट सून ही रीगेन हिज पावर, लेकिन जल्दी ही उनकी पावर उन्हें वापस मिली। इन 1386 ही वाज इलेक्टेड एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम कैंट। उन्हें कैंट से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 1386 में चुन लिया गया। बट आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर अराउंड 2 इयर्स हिज वाइफ फिलिपा डाइड। 2 साल के बाद उनकी पत्नी जो है फिलिपा, उनकी डेथ हो गई। In 1389, he was made the clerk overseeing the projects of the king in the Westminster. उन्हें एक और जिम्मेदारी दी गई कि राजा के जो भी कार्य थे उन्हें उनकी देखभाल करने का काम उन्हें 1389 में 1389 में दिया गया। उसके बाद चौसर जो हैं वो he retired to a house in the gardens of St. Mary's in Westminster in December 1398। 1398 में जो हमें उनके बारे में जानकारी मिलती है कि चौसर जो है वो गार्डन ऑफ सेंट मैरीज में वेस्टमिंस्टर में और रहने के लिए चले गए। इन 1399 आफ्टर द असेशन ऑफ हेनरी फोर्थ जो कि जॉन ऑफ गॉन्ट के सन थे, उनके असेशन के बाद और एक तरह से अच्छा समय फिर से शुरू हुआ चौसर के लिए। एंड ही गॉट ग्रांट ऑफ रॉयल पेंशन, उन्हें रॉयल पेंशन जो है वो मिलने लगी। ही वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू ए बेटर लाइफ, उन्हें एक अच्छा जीवन जो है वो जीने की उम्मीद फिर से उनके अंदर जाग रही थी। बट इट वॉज हियर दैट ही डाइड 1 ईयर लेटर, लेकिन सिर्फ 1 साल के बाद यहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई और उन्हें वेस्टमिंस्टर एबे में और बरी किया गया है। देयर ही वॉज बरीड। Now, the second part of our video lecture is the major events of the age of Chaucer. Chaucer's age is very hectic period. There were a lot of events. There were so many things happening simultaneously. बहुत सारी चीजें एक साथ हो रही थी। तो कुछ एक जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं जिनके बारे में हमें, मेजर इवेंट्स जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए चौसर की एज के। पहली बात जो है चौसर के बारे में, चौसर्स लाइफ वाज स्पेंट अंडर द रेन ऑफ 3 किंग्स। चौसर के जीवन काल में 3 राजा जो हैं वो हुए थे। ही वाज बोर्न इन द रेन ऑफ एडवर्ड थर्ड, उनका जन्म एडवर्ड थर्ड के और शासन काल में हुआ था। देन ही सॉ द रेन ऑफ रिचर्ड सेकंड, उसके बाद रिचर्ड सेकंड जो है 1377 में वो राजा बने थे। एंड देन द रेन ऑफ हेनरी फोर्थ, उसके बाद हेनरी फोर्थ जो जॉन ऑफ गॉन्ट के बेटे थे 1399 में वो राजा बने। तो इस तरह से 3 राजाओं का जो शासनकाल है वो उन्होंने अपने जीवन में देखा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मेजर इवेंट ऑफ हिज लाइफ इज द 100 ईयर वॉर विद फ्रांस।
100 ईयर वॉर विद फ्रांस। 100 ईयर वॉर के बारे में मैंने वीडियो लेक्चर में, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में वी हैव डिस्कस्ड अ लिटिल बिट अबाउट द 100 ईयर वॉर, व्हाट द 100 ईयर वॉर वाज एंड हाउ इट स्टार्टेड। इसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कशन हमें करना चाहिए, आप लोगों को इसकी थोड़ी और जानकारी होनी चाहिए कि 100 ईयर वॉर क्या था, क्योंकि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो है वो हमेशा ही बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपको जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे नेट में, वो क्वेश्चंस बहुत सारे क्वेश्चन क्रोनोलॉजी से रिलेटेड होते हैं। तो 100 ईयर वॉर विद फ्रांस जो है उसमें हमें एक बात ध्यान में है कि जो इन 1066 व्हाट मेजर इवेंट टुक प्लेस। 1066 में क्या घटना घटित हुई थी? इट वाज द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट। नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुआ था 1066 में। उसमें जो नॉर्मेंडी से आए हुए जो राजा थे किंग हेनरी, उन्होंने और गॉडविंसन को और रिप्लेस किया था। गॉडविंसन की जगह वो राजा बन गए थे। तो सिंस देन इट वाज ए काइंड ऑफ अ ट्रेडिशन दैट द पर्सन हु वाज रूलिंग और द किंग हु वाज ऑन द थ्रोन इन इंग्लैंड वाज आल्सो रूलिंग ओवर नॉर्मेंडी। तब से ये एक परंपरा बन गई कि जो भी राजा था इंग्लैंड का, वो नॉर्मेंडी का भी राजा हुआ करता था। एंड ऑल द सब्सिक्वेंट किंग्स दे फॉलोड दिस ट्रेडिशन एंड इट वेंट ऑन कंटिन्यूअसली फॉर मेनी इयर्स। उसके बाद जब एडवर्ड हेनरी जो सेकंड जब राजा बने, तो उस समय पे थोड़ी सी कुछ ट्रबल्स जो है वो शुरू हो गई। उसके बाद एडवर्ड थर्ड जब राजा बने, तो उस टाइम पे एक इंपॉर्टेंट जो टर्न ऑफ इवेंट्स जो है, घटनाओं में परिवर्तन हुआ, और वो ये हुआ कि एडवर्ड थर्ड के टाइम पे देयर वर ओनली 2 प्रोविंसेस अंडर द कंट्रोल ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड के कंट्रोल में सिर्फ 2 प्रोविंसेस उस समय पे फ्रांस में बचे थे। तो एडवर्ड थर्ड जो है, उनको जब वो राजा बने, एट दैट टाइम ही वाज जस्ट 15 इयर्स ओल्ड, 15 इयर्स ओल्ड, वो 15 साल के ही थे उस टाइम पे। और एक 1327 में, इन 1327, इन 1328 almost simultaneously in France, another important events that were happening in France. And what was that major event? That Charles IV जो कि राजा थे फ्रांस के, he died and there was no heir. चार्ल्स जो फोर्थ है, उनकी डेथ हो गई और उनके कोई संतान नहीं थी। तो एक तरह से चार्ल्स फोर्थ की डेथ होने के बाद फ्रांस में कोई राजा नहीं था। और इधर इंग्लैंड में जो राजा थे, जो एडवर्ड थर्ड थे, वो राजा थे। और एडवर्ड थर्ड की जो मदर है, इजाबेला जिनका नाम है, वो सिस्टर थी चार्ल्स फोर्थ की। सो इजाबेला ने ये सोचा कि उनका बेटा जो है वो राजा बन सकता है फ्रांस का, और ऐसा उनके मन में था। बट द पीपल ऑफ फ्रांस वर ऑफ सम अदर सेंटिमेंट्स, उनके विचार थोड़े अलग थे। फ्रांस के लोग ऐसा नहीं सोचते थे, बिकॉज इट वॉज नॉट ए ट्रेडिशन इन फ्रांस दैट ए पर्सन फ्रॉम द मदर्स लाइन वुड बिकम द किंग। यानी फ्रांस में ये ट्रेडिशन नहीं है कि मदर्स लाइन से कोई राजा बने, वहां सिर्फ फादर्स लाइन से ही, यानी पिता के जो घराने से ही या उनके पुत्र या उधर से ही कोई उनके घर का सदस्य ही राजा बन सकता है। तो ये एक मेजर रीजन था कि फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में डिस्प्यूट हो गया। और फिर धीरे धीरे ये घटनाएं जो हैं ये बढ़ती चली गई, और इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में 100 ईयर वॉर की बिगिनिंग यहाँ से हो गई। और अल्टीमेटली इंग्लैंड के पास जो 2 प्रोविंसेस थे, उनको भी इंग्लैंड को खोना पड़ा। सो दिस वाज अबाउट द 100 ईयर वॉर विद फ्रांस। नेक्स्ट मेजर इवेंट इज द ब्लैक डेथ, जिसे ब्यूबोनिक प्लेग के नाम से भी जाना जाता है। इट इज आल्सो नोन एज द ब्यूबोनिक प्लेग। द ब्यूबोनिक प्लेग वाज कॉज्ड बाय ब्लैक रैट्स। ये ब्लैक रैट्स के कारण हुई थी, इसलिए इसको ब्लैक डेथ भी कहा जाता है। इन 1348 and 49 the black death took place, and it reappeared in 1382, 1387, 1370 as well. तो एक तरह से ये करीब 15-20 साल तक इंग्लैंड में रहा, एंड हाफ ऑफ द पॉपुलेशन वाज डेड। तो लगभग आधी जो पॉपुलेशन है वो इसमें मर गई थी। नेक्स्ट मेजर इवेंट जो है दैट इज द करप्शन ऑफ द चर्च। इन चर्च में जो करप्शन था, एंड अदर थिंग्स दैट आर क्वाइट सिग्निफिकेंट आर फेमिन
यानी अकाल, डेथ, अनार्की, टिरैनी, वॉर्स, हैवी टैक्सेशन। हैवी टैक्सेशन का एक मुख्य कारण जो है वो 100 ईयर वॉर था। पीजेंट रिवोल्ट, जो किसानों का आंदोलन है, जिसे टाइलर्स रिवोल्ट भी कहा जाता है। मार्क माय वर्ड्स, इट इज आल्सो नोन एज टाइलर्स रिवोल्ट। व्हाई? बिकॉज टाइलर वाज द लीडर ऑफ दिस रिवोल्ट। तो किसानों का आंदोलन जो है उसकी शुरुआत हुई थी। ये सारे जो मेजर इवेंट्स हैं ये इंग्लैंड में और चौसर की एज में हुए थे। इसके बाद आप देख पा रहे हैं द वर्क्स ऑफ चौसर। नेक्स्ट थिंग वी विल डिस्कस इज द वर्क्स ऑफ चौसर। Okay, so the works of Chaucer may be divided for convenience into 3 parts. उन्हें हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला जो पार्ट है वो है फ्रेंच पीरियड, सेकंड इज इटालियन पीरियड एंड थर्ड इज इंग्लिश पीरियड। क्योंकि फ्रेंच का इन्फ्लुएंस में भी बहुत ज्यादा था और इटली, क्योंकि वो जेनोवा इटली काफी बार एनवॉय के रूप में, मैसेंजर के रूप में और एक तरह से डिप्लोमेट के रूप में वो वहां पे उन्हें जाने का मौका मिलता था, तो वहां का भी प्रभाव उन पे काफी था। तो फ्रेंच पीरियड की जो बुक्स हैं दे आर रोमन डी ला रोज, बुक ऑफ द डचेस, ABC A Prayer to Virgin Mary, Complaint of Mars, Complaint unto Pity. Then the Italian period contains the poems like The House of Fame, The Parliament of Fowls, Troilus and Cressida, Legend of Good Women, Annelida and Arcite. And the English period contains the poems The Canterbury Tales, A Treatise on Astrolabe, and Complaint to His Empty Purse. Okay. Now let's come to the discussion of the writings of Chaucer. अब हम जो चौसर की जो बुक्स हैं, जो मेजर राइटिंग्स हैं, उनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जो फर्स्ट वर्क हमारे सामने आता है चौसर का पहला वर्क जिसे हम कह सकते हैं, दैट इज द रोमांस ऑफ द रोज। फ्रेंच वर्क है और रोमांस ऑफ द रोज, रोमन डी ला रोज के नाम से ये ट्रांसलेशन एक तरह से हम कह सकते हैं चौसर ने किया था। इट इज एन एलेगोरिकल पोएम। एलेगरी किसे कहते हैं? सबसे पहले बात हमें ये समझनी चाहिए, एलेगरी क्या होती है? व्हाट इज एन एलेगरी? एलेगोरिकल पोएम का मतलब ये है कि उसमें जो कैरेक्टर्स हैं दे आर सिंबॉलिक ऑफ सम पर्टिकुलर वर्च्यू और वाइस, यानी वो किसी गुण या दुर्गुण के एक तरह से सिंबल के रूप में होते हैं। कैरेक्टर्स जो हैं दे आर प्लेइंग द कैरेक्टर बट एट द सेम टाइम दे रिप्रेजेंट समथिंग एल्स एज वेल। वो किसी पात्र को अभिनीत करते हैं लेकिन साथ ही साथ वो किसी गुण या दुर्गुण या किसी अन्य चीज को भी व्यक्त करते हैं। जैसे किसी अगर एलिगरी में कोई कैरेक्टर जो है, जैसे पॉलिटिकल एलिगरी का फेमस एग्जांपल हमारे सामने है, ड्राइडन की जो पॉलिटिकल एलिगरी है एब्सलम एंड अकिटोफेल, उसमें वो कैरेक्टर्स जो हैं वो उस समय के कैरेक्टर्स भी हैं और साथ ही साथ वो बाइबल के कैरेक्टर्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो एलेगोरिकल पोएम ये है, ट्रांसलेशन ऑफ वन ऑफ द मोस्ट फेमस वर्क्स ऑफ द मिडिल एजेस, ली रोमन डी ला रोज। 13वीं सदी में ये एक बुक लिखी गई थी, ली रोमन डी ला रोज। इसका जो ट्रांसलेशन है वो चौसर ने किया है और ये ओरिजिनल बुक जो लिखी गई थी दैट वाज रिटन बाय गुलियन डी लॉरिस एंड जीन डी म्योन। ये राइटर्स हैं इसके। तो इन सभी चीजों पे जो बातें मैं आपको बता रहा हूं, इन पे नेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हु वर द ओरिजिनल राइटर्स ऑफ द रोमन डी ला रोज? तो आपको क्या बताना है? गुलियम डी लॉरिस एंड जीन डी म्योन। इट इज रिटन इन ऑक्टोसिलेबिक वर्स। एक चीज महत्वपूर्ण है, आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे, याद रखेंगे, कौन सी पोएम कौन से वर्स में लिखी गई है, इस पे भी क्वेश्चन आते हैं। ओनली 1/3 ऑफ द ओरिजिनल इज ट्रांसलेटेड। सिर्फ 1/3 हिस्सा जो है उसका ट्रांसलेशन किया है चौसर ने, रोमन डी ला रोज। इसमें एक रोज की स्टोरी है, एक तरह से हम बताएं। एक रोज जो है वो मिस्टिक एक तरह से गार्डन है जिसमें एक रोज है और वो जो रोज है उस रोज को देख
पोइट जो है वो उसकी ब्यूटी से काफी प्रभावित होते हैं। ये इस तरह की इसमें स्टोरी है रोमन डी ला रोज। इसमें एक रोज को सिंबॉलिक वे में भी इसमें द सिंबल ऑफ लव एक तरह से प्रतीक के रूप में बताया गया है। द नेक्स्ट वर्क इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क्स ऑफ दिस पीरियड इज द बुक ऑफ द डचेस। It was written in 1369. It is a dream allegory. It contains 1334 lines. As an elegy on the death of Blanche, Duchess of Lancaster, wife of John of Gaunt. ये पोइम जो है ये एक एलिजी के रूप में लिखी गई है ऑन द डेथ ऑफ द डचेस ऑफ लैंकेस्टर, वाइफ ऑफ जॉन गॉन्ट। जॉन ऑफ गॉन्ट की पत्नी की डेथ हो गई थी और उनकी एलिजी के रूप में, उनके लिए एक एलिजी के रूप में ये पोएम लिखी गई है। और मैक्यो और फ्रोजर्ट जो राइटर्स हैं इनका इस पे इन्फ्लुएंस है। एक क्वेश्चन मैन इन ब्लैक आप लिखा हुआ देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे अपनी। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है नेट के एग्जाम में कि मैन इन ब्लैक कौन सी बुक में अपीयर होते हैं, तो वो बुक है द बुक ऑफ द डचेस। द स्टोरी ऑफ द पोएम इज दैट द पोएट फॉल्स asleep while he was reading a book written on Alcyone in Metamorphosis। ओविड की जो मेटामॉर्फोसिस है उसमें वो स्टोरी पढ़ रहे थे और उन्हें नींद आ जाती है। इन द ड्रीम ही मीट्स अ नाइट इन ब्लैक who laments the loss of his lady love। वो एक मैन इन ब्लैक को मिलते हैं जो अपनी लेडी लव के लिए लेमेंट कर रहे हैं जो कि डेड हो चुकी है। He describes her virtue, beauty and his dear courtship। वो उसके गुणों की और प्रशंसा करता है। She is now dead. Suddenly a hunting party appears. The clock strikes 12 and the poet wakes up to find the book still in his hand। तो ऐसा एक जो इस तरह की पोएम्स हैं उनका एंड इसी तरह से होता है। बेल की आवाज सुनाई देती है, कवि जो है वो जाग जाते हैं और अभी भी किताब जो है वो उनके हाथ में ही है। नाउ द नेक्स्ट पोएम एन ABC, ए प्रेयर टू वर्जिन मैरी। इस किताब के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दिस इज एन एक्रोस्टिक पोएम। एक्रोस्टिक पोएम किसे कहते हैं हम? एक्रोस्टिक पोएम उस पोएम को कहते हैं डियर स्टूडेंट्स जिसमें जो पोएम की या वर्ड्स की जो लाइंस हैं वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उनकी बिगिनिंग होती है। जैसे जो फर्स्ट स्टैंजा है उसका फर्स्ट वर्ड जो है वो ए से शुरू होगा। द सेकंड स्टैंजा विल स्टार्ट विद अ वर्ड बिगिनिंग विद द लेटर बी। पहला स्टैंजा ए से शुरू होगा, दूसरा स्टैंजा बी से, तीसरा सी से। इसलिए इस पोएम का जो टाइटल है वो NABC है। There are 1334 lines। ओविड की जो मेटामॉर्फोसिस है उससे ये इन्फ्लुएंस्ड है और ये एक ट्रांसलेशन है एक फ्रेंच प्रेयर का। एक फ्रेंच प्रेयर है द पिलग्रिमेज ऑफ ह्यूमन लाइफ जिसका टाइटल है, उसका ट्रांसलेशन इसमें किया गया है और ये एलेगोरिकल वर्ड्स के रूप में इसको लिखा गया है। There are 16 manuscripts that are still surviving। इसकी 16 मैन्युस्क्रिप्ट्स आज भी हैं एंड इट वाज रिटन इन प्रेज ऑफ वर्जिन मैरी। तो एक्रोस्टिक पोएम है और इसमें वर्जिन मैरी की प्रेज में ये पोएम लिखी गई है। सो नाउ द नेक्स्ट पोएम इज द हाउस ऑफ फेम। इट इज अ ड्रीम पोएम। ड्रीम पोएम जिस तरह से हमने पहले बात की थी, ड्रीम एलिगरी के रूप में ये पोएम लिखी गई है। इट वॉज रिटन बिटवीन 1374 to 1385। इसकी एग्जैक्ट डेट हमें पता नहीं है। लगभग 1374 से 1385 के बीच में ये पोएम लिखी गई थी। ये अनफिनिश्ड पोएम है, कंप्लीट नहीं है और इसमें दांते की डिवाइन कॉमेडी जो है उससे डायरेक्ट पैसेजेस लिए गए हैं। दांते की डिवाइन कॉमेडी का इस बुक पे इन्फ्लुएंस है ऐसा हम कह सकते हैं। इट इज अ सैटायरिकल पोएम। इट इज रिटन इन 3 बुक्स ऑफ ऑक्टोसिलेबिक कपलेट्स। ऑक्टोसिलेबिक जिसमें 8 सिलेबल होते हैं। ऑक्टोसिलेबिक यानी एक सिलेबल का मतलब जिसमें एक स्ट्रेस और अनस्ट्रेस का जो क्रम है वो चलता रहता है सिलेबल्स का। तो ऐसे 2 सिलेबल हैं उनको हम एक फुट कहते हैं। तो स्ट्रेस और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल जो हैं वो 8 सिलेबल जिसमें होते हैं दैट इज कॉल्ड ऑक्टोसिलेबिक कपलेट।
तो इसमें देयर आर 2150 लाइंस, इसमें 2158 लाइनें हैं। द पोएम बिगिंस विद अ प्रोलॉग ऑन ड्रीम्स, एक तरह से प्रोलॉग से इस पोएम की शुरुआत होती है। द गॉड ऑफ स्लीप इज इन्वोक्ड, नींद के जो देवता हैं उनको इसमें, उनका आह्वान इसमें किया जाता है। So, in book first, the poet falls asleep and in a dream vision finds himself in a temple of glass dedicated to Venus. Here he finds the story of Aeneid inscribed on the walls. तो ग्लास हाउस में वो अपने आप को पाते हैं कांच के बने हुए महल में, और वहां पे कुछ कहानियां जो है वो इंस्क्राइब की हुई हैं, लिखी हुई हैं। In book second, the poet sees an eagle who tells him that Jove has decided to send him to the house of fame. सेकेंड बुक में वो देखते हैं कि एक ईगल जो है वो वहां पे आता है और वो कहते हैं कि आपको वहां तक ले जाने का काम मुझे जोव ने दिया है, थ्रू विच ही कैन बिकम हिज गाइड, और इस काम में वो कहते हैं कि मैं आपका गाइड जो है वो बनना चाहता हूं। इन दिस बुक द ईगल एक्सप्लेन्स टू द poetic philosophical tone all the arbitrary ways in which fame functions. फेम को यहाँ पे पर्सोनिफाई किया गया है, उनको एज ए डीटी बताया गया है, फेम के फंक्शन के बारे में यहाँ पे बताया गया है। इन बुक सेकंड द ईगल डिपार्ट्स एंड द पोएट एंटर्स द हाउस ऑफ फेम वेयर ही सीज ऑल काइंड्स ऑफ फिगर्स फ्रॉम बाइब्लिकल एंड क्लासिकल लॉर। वहां पे उन्हें बाइब्लिकल फिगर्स दिखाई देते हैं हाउस ऑफ फेम में। Aeolus blows a trumpet to summon all the figures so that they can introduce themselves. यहाँ दांते की डिवाइन कॉमेडी से जो कैरेक्टर्स हैं वो आते हैं और अपने को इंट्रोड्यूस करते हैं। ओके, सो नाउ वी कम टू द नेक्स्ट वर्क, द लीजेंड ऑफ गुड वीमेन। द लीजेंड ऑफ गुड वीमेन, दिस वाज रिटन between 1372 to 1386 and it has the influence of Ovid and Boccaccio on it. It is a dream vision written in heroic couplet. It was the first poem written in heroic couplet. ये पहली poem है जो heroic couplet में लिखी गई है। It contains one prologue plus 9 stories. इसमें एक prologue और 9 stories हैं, कहानियां हैं। Prologue is more admired than the stories. इसकी जो ओरिजिन है इस पोएम का, उसके बारे में कुछ हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए। क्यूपिड जो है, he rebuked Chaucer for writing ill of women in Troilus and Cressida and other works. Troilus and Cressida में और दूसरे वर्क्स में जैसे चौसर ने स्त्रियों के बारे में कुछ गलत या उनको अनफेथफुल बताया है, तो इस पे क्यूपिड उसे रिब्यूक करते हैं। और क्वीन एल्केस्टिक्स जो हैं, द क्वीन ऑफ थ्रेस, वो वहां पे मौजूद हैं, तो वो चौसर से कहती हैं कि ही शुड राइट ए बुक इन प्रेज ऑफ विमेन एंड देयर फिडेलिटी इन लव एज एन एक्ट ऑफ अटोनमेंट। यानी अपनी गलती को सुधारने के लिए उन्हें एक बुक लिखनी चाहिए जिसमें वो विमेन की प्रेज करें। चौसर इज एबल टू रिकाउंट टेल्स ऑफ लविंग एंड फेथफुल विमेन, तो इसमें उन्होंने लविंग एंड फेथफुल विमेन जो हैं उनकी कहानियां इस किताब में लेजेंड ऑफ गुड विमेन में उन्होंने लिखी हैं। फ्रॉम हिस्ट्री एंड लेजेंड्स उन्होंने वो कहानियां ली हैं। तो ये जो कैरेक्टर्स हैं जिनके बारे में उन्होंने बताया है, दे आर क्लियोपेट्रा, थिस्बे, डीडो, हिप्सिपाइल, मीडिया, ल्यूक्रीस, फिलोमिला, फाइलिस, हाइपर मेनेस्ट्रा एंड एरिडेन। ये भी एक अनफिनिश्ड वर्क है। इसमें जो सबसे और महत्वपूर्ण जो बुक है या जो पोएम है वो थिस्बे की पोएम को माना जाता है। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट वर्क्स। द नेक्स्ट वर्क इज द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स। फाउल्स जो है वो पक्षियों को कहा जाता है। तो सबसे पहली बात हमें पता होनी चाहिए कि ये जो बुक है ये एक
बीस्ट फेबल है, इस पे नेट में क्वेश्चन भी आ चुका है कि विच बुक इज अ बीस्ट फेबल, तो उसका आंसर है द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स। इट वॉज रिटन इन 1382 टू 1386। इसमें जो फाउल्स हैं दे मीट इन ऑर्डर टू डिसाइड हाउ टू चूज पार्टनर ऑन वैलेंटाइंस डे। कुछ पक्षी जो हैं वो मिलते हैं डिसाइड करने के लिए कि वैलेंटाइन डे पे उन्हें अपने पार्टनर को कैसे चूज करना है। और एक और महत्वपूर्ण बात, ये जो पोएम लिखी गई है इट वाज रिटन टू सेलिब्रेट द वेडिंग ऑफ किंग रिचर्ड सेकंड विद एन ऑफ बोहेमिया इन 1382। 1382 में किंग रिचर्ड सेकंड और एन ऑफ बोहेमिया की शादी जो है उसको सेलिब्रेट करने के लिए पोएम लिखी गई थी। इट इज अ ड्रीम विजन और इसे राइम रॉयल में लिखा गया है। राइम रॉयल की जो स्टैंजा फॉर्म होती है दैट इज ए बी B C C and it was also written in iambic pentameter. Now Chaucer has used in this poem the fable tradition। हमने बात की थी अभी कि ये एक फेबल है। फेबल हम कहते हैं जिसमें पशु पक्षियों को इंसानों की तरह बात करते हुए दिखाया जाता है, like human beings, they behave like human beings and they talk in the language of human beings। ये एक ओकेजनल पोएट्री का एग्जाम्पल है। सो द नेक्स्ट वर्क इज अ ट्रीटीज ऑन एस्ट्रोलैब। इट वाज रिटन इन मिडिल इंग्लिश इन प्रोज। ये एक प्रोज वर्क है चौसर का एंड ही डिस्क्राइब्स अ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट। इसमें उन्होंने एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट को डिस्क्राइब किया है और ऐसा माना जाता है कि इट वाज रिटन ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ लेविस, could be his own son or his friends। हो सकता है वो उनके खुद के बेटे हों या उनके किसी मित्र के बेटे हों। Light Lois my son, ये उनकी कुछ पंक्तियां हैं जिनसे हमें पता लगता है कि उन्होंने बेटे के लिए ये पोएम लिखी थी। Annelida and Archite ये अनदर पोएम है जो इस पीरियड से बिलोंग करती है। Now let's come to the next very major important work, Troilus and Cressida। It was written in around 1380। It is the longest complete poem and it contains 8230 lines of rhyme royal। ये सबसे लंबी पोएम है। ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि सबसे लंबी कंप्लीटेड पोएम चौसर की जो है वो कौन सी है। बोकेशियोज एल फिलोस्ट्रोटो जो है उसकी 8 बुक्स को उन्होंने टर्न किया है 5 बुक्स में। इसमें 8 किताबों को 5 किताबों में बदल के उन्होंने लिखा है। बोकेशियो से इन्फ्लुएंस्ड है ये। स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द ट्रेजिक लव स्टोरी ऑफ द ट्रोजन प्रिंस ट्रोइलस एंड द विडो ऑफ क्रेसिड। जो ट्रोइलस हैं वो एक प्रिंस हैं ट्रोजन और क्रेसिड जो है वो विडो हैं और उनकी जो लव स्टोरी है उसको इसमें एम्फसाइज किया गया है, उसके बारे में बताया गया है। क्रेसिड के जो फादर हैं ही टर्न्स हिज लॉयल्टी फ्रॉम ट्रोजन साइड टू ग्रीक साइड। वो अपनी लॉयल्टी ट्रोजन से ग्रीक की तरफ ले जाते हैं, यानी वो ग्रीक्स के पक्ष में हो जाते हैं। इन एक्सचेंज ऑफ कपल ऑफ प्रिजनर्स क्रेसिड इज टू बी रिटर्न टू हर फादर इन द ग्रीक कैंप। शी प्रोमिसेस ट्रोइलस दैट शी विल कम बैक बट इट डजंट हैपन। ट्रोइलस के पिता के कहने पर और जो क्रेसिड जो है उनके पिता के कहने पर क्रेसिड को और ग्रीक कैंप में ले जाया जाता है और वो प्रॉमिस करती है कि वो वापस आएगी। लेकिन इन द ग्रीक कैंप शी मीट्स डियोमीड ए ग्रीक एस्कॉर्ट एंड प्रूव्स डिसलॉयल टू ट्रोइलस। तो वो ट्रोइलस के प्रति डिसलॉयल हो जाती है और वो वहां से वापस नहीं आती हैं। रॉबर्ट हेनरिसन एक पोइट हुए हैं जिन्हें स्कॉटिश चौसेरियन कहा जाता है। उन्होंने एक सीक्वल लिखा है इस पोएम का और ट्रोइलस एंड क्रेसिड का, और उसका टाइटल जो है दैट इज द टेस्टामेंट ऑफ क्रेसिड। ये बात विशेष रूप से आपको ध्यान होना चाहिए कि इसका सीक्वल किसने लिखा है। नाउ वी कम टू सम इंपॉर्टेंट फेमस कोटेशंस रिगार्डिंग चौसर। चौसर के बारे में किन किन राइटर्स ने क्या क्या बातें कही हैं उन पे भी क्वेश्चन नेट में पूछे जाते हैं।
सबसे पहला जो कोटेशन है जॉन ड्राइडन का, हियर इज गॉड्स प्लेंटी। ये कोटेशन काफी मशहूर है, काफी पॉपुलर है। कैंटरबरी टेल्स के बारे में उन्होंने ऐसा कहा था। अमेरिकन पोइट रॉबर्ट लोवेल जो हैं, उन्होंने कहा है चौसर के बारे में दैट ही फाउंड हिज नेटिव टंग ए डायलेक्ट एंड लेफ्ट इट ए लैंग्वेज। मैथ्यू आर्नल्ड ने चौसर के बारे में कहा है द फादर ऑफ आवर स्प्लेंडिड इंग्लिश पोएट्री। उन्होंने फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री कहा है। विलियम जे लॉन्ग ने अपनी हिस्ट्री में कैंटरबरी टेल्स को प्रोलॉग जो है उसे द प्रोलॉग टू मॉडर्न फिक्शन के रूप में बताया है। फॉर इट्स कैरेक्टराइजेशन, विविडनेस एंड रियलिज्म। उन्होंने कहा है कि ये प्रोलॉग टू द मॉडर्न फिक्शन है, यानी आधुनिक जो नॉवल है उसके प्रोलॉग के रूप में उन्होंने इसे बताया है। चौसर को द मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसां कहा जाता है। चौसर को ही द मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसां कहा जाता है, लेकिन द मॉर्निंग स्टार ऑफ रेफॉर्मेशन वाइक्लिफ को कहा जाता है। द वेल ऑफ इंग्लिश अनडिफाइल्ड, स्पेंसर ने चौसर के बारे में कहा है, यानी वेल ऑफ इंग्लिश अनडिफाइल्ड का मतलब है प्योर, यानी जो इंग्लिश के बहुत ही प्योर एक शुद्ध एक लेखक जो हैं उनके रूप में, और स्पेंसर ने चौसर को बताया है। मैथ्यू आर्नल्ड ने चौसर के बारे में कहा है चौसर लैक्स हाई सीरियसनेस। Under his influence, rhyme gradually displaced alliteration in English poetry. W.H. हडसन ने कहा है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कोट है, had Chaucer written in prose, it is possible that Troilus and Cressida and not Richardson's Pamela would be celebrated as the first English novel. S.D. नील ने ये कहा है कि यदि चौसर ने प्रोज में लिखा होता तो ट्रोइलस एंड क्रेसिड को ही हम शायद आज पहला नॉवल मानते। उन्होंने एस.डी. नील ने ही ट्रोइलस एंड क्रेसिड को ए नॉवल इन वर्स भी कहा है। सो स्टूडेंट्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो हम अब इसमें बात करेंगे। नेट में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनमें से कुछ क्वेश्चन जो आ सकते हैं या जिस तरह से क्वेश्चन आते हैं उस तरह के क्वेश्चन और अब हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे।